Hello my dear students, today I will teach you 10th history, first chapter, topic romanticism. What is romanticism? It means a collective identity. It means पूरे यूरोप में रिवोल्यूशनरीज लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी को फैलाने के लिए ढेर सारे टूल्स का यूज कर रहे थे। अब इसमें है व्हाट इज रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिसिज्म इज अ कल्चरल मूवमेंट व्हिच sought to develop a particular form of nationalist sentiment through art and poetry, stories, music, etc. It means इस रोमांटिसिज्म को फैलाने के दो कंसेप्ट्स हैं और ये कंसेप्ट जो वहां पे फैलाए थे, स्प्रेड किए थे, वो एक जर्मन रोमांटिक फिलोसफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, जिन्होंने इस कंसेप्ट को फैलाए थे ताकि पूरे यूरोप में कलेक्टिव आइडेंटिटी फैल सके। क्योंकि वहां पर हम देख रहे थे कि कंजर्वेटिव रेजिम का जो पावर था वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा था। कंजर्वेटिव रेजिम वहां पर सेंसरशिप को लागू कर दिया था या मोनार्की सिस्टम्स के जो डिफरेंट रूल्स थे वो सारे रूल्स को उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिए थे, जिससे वहां के कॉमन पीपुल जो थे उनको जीने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और इसके पहले हम ये भी देखे थे कि वहां के जो कंजर्वेटिव रेजिम थे वो मोनार्की सिस्टम्स के सपोर्टर्स थे और ये रोमांटिक इन्वायरमेंट को फैलाने वाले वहाँ के रिवोल्यूशनरीज हैं जो रोमांटिक इन्वायरमेंट को बनाते हैं। अब इस रोमांटिक इन्वायरमेंट को बनाने में हम साइंस का सहारा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको फैलाने के लिए मुझे आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, फोक डांस, फोकलोर, वर्नाकुलर लैंग्वेज आप ले लीजिए, लोकल डायलेक्ट्स ले लीजिए, इन सहारे हम इन सब चीज़ों को फैला सकते हैं। जैसे एज ए एग्जाम्पल के रूप में मैं बोलती हूँ कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई अदर पर्सन पहुँच जाए और उनके लैंग्वेज मैं जो बोलती हूँ वो नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हमारे मन में और उनके मन में कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं फैल सकती है। इसीलिए एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को फैलाने के लिए एक कॉमन कल्चर होनी चाहिए, उसकी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, उसके कॉमन ट्रेडिशन होनी चाहिए। इसलिए इन सब चीज के सहारे से हम एक पैट्रियोटिक फीलिंग पूरे फ्रांस में फैलाएंगे ताकि इस कंजर्वेटिव रेजिम का जो पावर है, कंजर्वेटिव पीपुल का जो पावर है, उसको हम घटा सकते हैं। इसलिए ये जॉन एक रोमन फिलोसफर है जॉन गॉटफ्राइड, इसलिए ये दो प्रकार के कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। तो पहला कंसेप्ट है इसमें दास वोल्क और दूसरा है वोल्कजिस्ट। यानी दास वोल्क इट मीन्स हैव ए नेशनलिस्ट फीलिंग्स, यानी कि जिसके अंदर, जिसके मन में एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स हो, पैट्रियोटिक फीलिंग्स हो। इट मीन्स ये देश, ये कंट्री मेरी है। दूसरी इसमें है वोल्कजिस्ट, यानी ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशंस, यानी हम देशद्रोह नहीं बने, हम देश के लिए कुछ करें, मर मिटे। और इसीलिए वोल्कजिस्ट का जो मीनिंग, शाब्दिक मीनिंग है, वो है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। अब इन सब चीज के सहारे पूरे यूरोप में रोमांटिक इन्वायरमेंट बनाया जा रहा है ताकि वहाँ के कंजर्वेटिव रेजिम का जो पावर है वो उसको हम रिड्यूस कर सकें। अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए पोलैंड। वहाँ पे एक जगह है पोलैंड, वहाँ की अपनी लैंग्वेज पोलिश थी। जब वहाँ पे कंजर्वेटिव रेजिम इट मीन्स रशियन डोमिनेंस शुरू होता है तो वो कंपेल करते हैं पोलिश के पीपुल को, पोलैंड के पीपुल को, कि आप रशियन लैंग्वेज का प्रयोग करें। तो
क्या पोलैंड के पीपुल अपनी लैंग्वेज इस पोलिश को छोड़ के क्या इस रशियन लैंग्वेज को वो अपना सकते हैं? कभी नहीं। जैसे कि अभी आप एक मान लीजिए पूजा शुरू करें, या तो आप पूजा हिंदी में पूजा करेंगे या संस्कृत में करेंगे, लेकिन अभी आपको कोई पूजा का पाठ मंदिर में इंग्लिश में कहने को कहा जाए तो आपको लगेगा नहीं, हम अपने पथ से पथभ्रष्ट हो रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, इसलिए हम इस चीज को कदापि मानने को तैयार नहीं होंगे। इसीलिए ये पोलैंड में के चर्च में ये सबसे पहले अपोजिशन शुरू हो जाती है, और पोलैंड के चर्च के जितने भी फादर हैं, बिशप हैं, वो सब इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो रशियन रूलर हैं उनको कंपेल करते हैं कि आप रशियन लैंग्वेज का यूज करें, अन्यथा आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा। और बहुत सारे वहाँ के फादर और बिशप को जेल, साइबेरिया जेल भेज दिया जाता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं, लेकिन फिर भी पोलैंड के पीपुल, पोलैंड के सिटीजन उस रशियन लैंग्वेज को बोलने से इनकार कर देते हैं और लास्ट तक उन पोलिश लैंग्वेज को ही बोलते रहते हैं। तब लास्ट में रशियन जो रूलर होते हैं वो इस बात को मानते हैं कि नहीं, पोलैंड की जो भाषा है पोलिश वही सही है। इस एग्जाम्पल से हम ये देखते हैं कि अब जगह जगह लोगों में ये रिवोल्ट होना शुरू हो गया कि अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो कल्चर है, उसको हम लोग को बदलना नहीं है। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये रोमांटिक इन्वायरमेंट पूरे यूरोप में फैल रही है। कुछ दिन के बाद ये एक हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवोल्ट 1830 के बाद शुरू हो जाती है। अब रिवोल्ट कहीं भी हो, लेकिन वहाँ पे एक इकोनॉमिक क्राइसिस को ले आते हैं। जीत कोई भी रहे हैं उससे कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जिस जगह पे बार बार रिवोल्ट होती है, बार बार रिवोल्यूशन होती है, तो वहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये देखेंगे कि ये हंगर, हार्डशिप या रिवोल्ट का जो 1830 में हुआ था उसका क्या क्या काउज था। जैसे कि है हाई पॉपुलेशन, यानी राइजिंग पॉपुलेशन के चलते भी खाने पीने चीज़ों या आवश्यकताओं की कमी हो जाती है, जिसके चलते लोग रिवोल्ट करते हैं। फिर है टैक्सेज इंक्रीज्ड, टैक्स दिनों दिन बढ़ाया जाता है। फिर है पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ सर्फडम, फ्यूडल ड्यूज एंड सर्फडम। अब पीजेंट्स लोगों के ऊपर फ्यूडल ड्यूज इज वन टाइप ऑफ टैक्स। ये फ्यूडल ड्यूज जो पीजेंट के ऊपर लादा जाता है, ये भी वहाँ के पीजेंट्स लोगों के लिए बहुत ही अहितकर था। फिर उसके बाद सर्फडम है। फिर अब बैड हार्वेस्ट है, वहाँ पे फसल अच्छी नहीं उगती है। फिर है इंक्रीज फूड प्राइसेस, जब फसल बर्बाद हो जाती है, बैड हार्वेस्ट, तो वहाँ के फूड प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जब फूड प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वहाँ पे इंक्रीज्ड फैमिन उत्पन्न हो जाती है टाउन और विलेज। और इस प्रकार हम देखते हैं कि 1845 में सिसिलीज के एक कुछ वीवर्स लोग हैं जो अपने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में कुछ रिवोल्ट करते हैं, और वो लोग कॉन्ट्रैक्टर के घर पे धावा बोलते हैं। कुछ देर के बाद तो कॉन्ट्रैक्टर लोग भाग जाते हैं, लेकिन बाद में फिर आर्मी की मदद से इस जितने भी वीवर्स थे जो रिवोल्ट कर रहे थे उन पे गोलियां चलाई जाती है। वहां पर हम देखते हैं कि 11 वीवर्स मारे भी जाते हैं। इस प्रकार के सिचुएशन से हम देख रहे हैं कि जितने भी रिवोल्यूशनरीज हैं बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं इस कंजर्वेटिव रेजिम को हटाने के लिए, और कंजर्वेटिव रेजिम बार बार ये प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पे पैट्रियोटिक फीलिंग्स ना फैले और हमारे जो मोनार्की सिस्टम है वो चलते रहे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों में बार बार एक काउंटर फायरिंग होते रहती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1848 का रिवोल्ट बताऊंगी। धन्यवाद।